कल हमने लास्ट में दो डेरिवेशन देखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट। एक तो हमने कंडक्टिंग शीट के लिए देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए E की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, नॉन कंडक्टिंग शीट। और एक हमने देखी थी कंडक्टिंग शीट के, कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी से रिलेटेड डेरिवेशन आप देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड of two positively charged electric field of two positively charged plates, दो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखेंगे। तो दो पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। There are two positively charged parallel plates. इसे हम शीट सपोज कर सकते हैं, पैरेलल प्लेट्स है यानी दो पैरेलल शीट्स है पॉजिटिवली चार्ज, और ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। जो दोनों शीट है ये नॉन कंडक्टिंग शीट है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। नॉन कंडक्टिंग होने के कारण इनसाइड भी इसमें चार्ज होगा। positively charged non-conducting sheet, sheet 1 and sheet 2. सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये शीट है तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। फर्स्ट शीट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, सेकंड चार्ज के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। And r cap is the unit vector. R cap is the unit vector. R cap हमने unit vector लिया from left to right. From left to right. R cap is the unit vector from left to right. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीन रीजन में फाइंड आउट करेंगे। एक तो दोनों प्लेट का लेफ्ट साइड का रीजन, दोनों शीट के लेफ्ट साइड का रीजन, यानी इस रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। दोनों शीट के बीच के रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और दोनों शीट के राइट साइड के जो रीजन है इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो हमने तीन रीजन लिया और तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें। दिस इज द फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन जो है वो दोनों शीट के लेफ्ट साइड का रीजन है। बीच का जो रीजन है ये दोनों प्लेट के बिटवीन का रीजन है, और ये थर्ड रीजन दोनों प्लेट के राइट साइड का रीजन। और आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने यूनिट वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉजिटिव डायरेक्शन हम ले रहे हैं
करते हैं कि इस फर्स्ट रीजन में, इस फर्स्ट सीट के कारण, इस फर्स्ट सीट के कारण जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फर्स्ट रीजन में, इसके कारण फर्स्ट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, E1। इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? वो भी बाहर की तरफ होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो सेकंड सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम E2 से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे E1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे E2 से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं सेकंड रीजन। सेकंड रीजन में सीट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस रीजन में भी बाहर की तरफ होगी पॉजिटिव चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। अब सेकंड रीजन में इस सीट के कारण, सेकंड सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये किधर डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ये E2 की डायरेक्शन। अब बात करते हैं थर्ड रीजन में। थर्ड रीजन में फर्स्ट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड, E1। और थर्ड रीजन में सीट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये भी बाहर की तरफ। और हमने कहा कि ये दो सीट जो है ये नॉन कंडक्टिंग सीट है, और इन तीन डिफरेंट रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की जो पॉजिटिव डायरेक्शन हम ले रहे हैं लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो टू थिन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, देयर आर टू thin parallel sheets. We have taken two thin parallel sheets having uniform surface charge density. Uniform surface charge density. Sigma 1 and sigma 2. दो सीट हमने लिया है, पैरेलल सीट्स हैं, और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है, और ये इस तरह से है, सच दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2 से ग्रेटर है, और सिग्मा 2 की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है। Sigma 1 is greater than sigma 2 is greater than 0, and r cap is a unit vector from left to right. Unit vector डायरेक्शन को बताएगा, किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी, और राइट से लेफ्ट की तरफ जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो नेगेटिव लेगी। r cap is the unit vector from left to right, from left to right. अब हम फाइंड आउट करते हैं E1 और E2 की वैल्यू। तो E1 और E2 की वैल्यू हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट हमने कल डिराइव किया था, E1 इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसे वेक्टर का साइन दे देते हैं, और यूनिट वेक्टर r कैप, यूनिट वेक्टर r कैप। यहां पे अगर वेक्टर का साइन यूज करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर बताना होगा।
अब E1 की डायरेक्शन देखते हैं क्या है। तो E1 की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है और हमने यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ली है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है हमने लेफ्ट टू राइट लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेगेटिव डायरेक्शन होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। और E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ रही है, राइट टू लेफ्ट आ रही है, तो ये नेगेटिव हो गया। उसी तरह से फर्स्ट रीजन में, ये अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट रीजन और फर्स्ट रीजन, पहले रीजन की बात कर रहे हैं। पहले रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं। तो पहले रीजन में E2 की वैल्यू, इसकी भी डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट है, तो माइनस, लेकिन अब E2 किसके कारण है, इस सीट के कारण, और इस सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, तो माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड r कैप। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, जिसे हम E नेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट रीजन, इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब E1 वेक्टर को लिख दो माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप और प्लस माइनस माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप। इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का r कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन, दिस इज माइनस r कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 ड्यू टू two parallel sheets, non-conducting sheets। अब बात करते हैं सेकेंड रीजन की, और सेकेंड रीजन दोनों शीट के बीच की जो रीजन है, और सेकेंड रीजन। अब यहां पे देखते हैं, अब E1 की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो E1 की वैल्यू लिख लेते हैं, E1 वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड रीजन में E1 की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, और सेकंड रीजन में E2 की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। E2 किसके कारण है, सेकंड सीट के कारण है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो E2 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप। अब सेकंड रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों नेट निकालने के लिए माइनस करना होगा। अब माइनस E1 से E2 को माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि सिग्मा 1 ग्रेटर है सिग्मा 2 से, इसलिए E1 की वैल्यू E2 से ग्रेटर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 equals to E1 vector minus E2 vector. Electric field in region 2 equals to E1 vector minus E2 vector. अब इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, तो E1 वेक्टर की वैल्यू लिख दो सिग्मा 1 अपॉन यहाँ पे r कैप, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और r कैप, और ये हमने ऑलरेडी माइनस साइन ले लिया है, तो माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो r कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आ गई सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहां पे हम टोटल के लिए प्लस यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम E2 डायरेक्शन को हम यहां पे माइनस ऑलरेडी लेकर के, ये जो माइनस साइन है डायरेक्शन को बता रहा है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 ही लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा।
तो रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 इक्वल्स टू r cap upon 2 epsilon naught and sigma 1 minus sigma 2। अब बात करते हैं थर्ड रीजन में। थर्ड रीजन में E1 और E2 दोनों पॉजिटिव, तो इन फॉर रीजन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अब इन दोनों में एक कॉमन क्या है, r कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, r कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो थर्ड रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 इक्वल्स टू r कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इस तरह से हमने तीनों रीजन में दो पैरेलल शीट्स के कारण, दो पैरेलल नॉन कंडक्टिंग शीट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज्ड electric field of two oppositely charged plane parallel plates। प्लेन पैरेलल शीट्स कहो या प्लेट कहो, प्लेन पैरेलल शीट्स। इसके पहले हमने देखा था कि दोनों शीट्स जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था। यहाँ पे दोनों शीट जो है अपोजिटली चार्ज शीट ले रहे हैं। शीट 1 ये पॉजिटिवली चार्ज है, और एक दूसरा शीट 2 ये नेगेटिवली चार्ज है। शीट 1 पे पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन कंडक्टिंग शीट 2 पे नेगेटिवली चार्ज। शीट 2 इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट आर कैप। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। दोनों में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल सेम। अब यहां भी तीन रीजन कंसीडर कर लेते हैं, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3।
इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे E1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे E2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट रीजन में फर्स्ट शीट के कारण, शीट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड E1। अब फर्स्ट रीजन में ये नेगेटिवली चार्ज शीट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फर्स्ट रीजन में, तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होगी, यानी माइनस की तरफ होगी, ये E2 की डायरेक्शन। अब सेकंड रीजन में देखते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके कारण इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ E1, और इस रीजन में इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की तरफ E2। E2 जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं वो इसके कारण ले रहे हैं, और E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं वो इसके कारण ले रहे हैं। तो E1 इस रीजन में पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये बाहर की तरफ इससे दूर जाएगा, और E2 इसके कारण ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगी। अब रीजन थर्ड की बात करते हैं। रीजन 3 में इस पॉजिटिव शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ E1, और इस रीजन में इसके कारण शीट सेकंड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ E2। इस तरह से हमने तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को करते हैं। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। फॉर रीजन फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 सेम फॉर्मूला यूज होगा, E1 इक्वल्स टू नॉन कंडक्टिंग शीट है। अब E1 की डायरेक्शन क्या है? राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप। और अब अपन देखते हैं E2 इस रीजन में E2। अब E2 के वो E2 मतलब इस शीट के कारण, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वही है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड r कैप, और E2 की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इन रीजन 1, तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे, E1 प्लस E2, तो E1 की वैल्यू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, प्लस E2 की वैल्यू पॉजिटिव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप। अब ये माइनस प्लस में कैंसिल हो गया, और फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट E1 इक्वल्स टू 0, यानी अपोजिटली चार्ज शीट के कारण लेफ्ट साइड, दोनों के लेफ्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अब बात करते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी रीजन 2 में, तो E1 की वैल्यू फॉर रीजन 2, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप। इस रीजन में E1 की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, E2 की भी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, and total electric field in region 2 equals to E1 plus E2। अब ये ऐड हो जाएगा, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये ट्वाइस हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r कैप। तो रीजन 2 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r कैप। अब रीजन 3 की बात करते हैं, राइट साइड, फॉर रीजन 3
रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और E2 की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। सो E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप एंड E2 इक्वल्स टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, E2 की वैल्यू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप कैंसिल हुआ और ये जीरो आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 इक्वल्स टू 0। यानी अगर अपोजिटली चार्ज पैरेलल शीट्स है तो उसके कारण राइट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेफ्ट साइड में भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एग्जिस्ट कहां करेगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज thin spherical cell। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज thin spherical cell। thin spherical cell। thin spherical cell इसका मतलब ये जो है ये कंडक्टिंग स्फीयर है। thin spherical cell लिखा हो इसका मतलब दिस इज द कंडक्टिंग स्फीयर। thin spherical cell और कंडक्टिंग सेल का मतलब thin spherical cell का मतलब कंडक्टिंग स्फीयर। एक स्फीयर है जो कंडक्टिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज thin spherical cell और कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पे हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया और ये स्फेरिकल सेल है तो इसकी विड्थ होगी स्फेरिकल सेल, इसकी सर्टेन विड्थ। और इस सेल की, इस कंडक्टिंग स्फीयर की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। इसकी रेडियस कैपिटल आर है। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस क्यू चार्ज, इसका सेंटर O और रेडियस कैपिटल आर। अब हम तीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। एक तो इस सेल के बाहर रीजन में आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। एक ऑन द सेल, स्फेरिकल सेल के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा
और एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तीन केस यहां भी ली जाएगी। हमने क्या किया, एक स्फेरिकल सेल लिया जिसकी रेडियस r है और जिसका सेंटर O है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का हो या स्फेरिकल सेल। अब हमें तीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। एक तो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल का रीजन, इधर कहीं पे भी, एक इस सेल के ऊपर, पर्टिकुलर सेल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो सेल के बाहर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली और गॉसियन सरफेस ऐसा एज्यूम करते हैं जो कि इस पूरे सेल को कंटेंट कर ले। तो गॉसियन सरफेस भी कैसा लेना पड़ेगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर ली। इस सेल के बाहर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया और इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट P ले ली और इस पॉइंट P की डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r ले लिया। अब हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू स्फेरिकल सेल और P पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्फीयर से r है। तो ये हमने क्या लिया, स्फेरिकल सेल। दिस इज द स्फेरिकल सेल ऑफ surface charge density, a spherical cell of surface charge density sigma। सरफेस के ऊपर चार्ज, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज कहां पे रिजाइड करेंगे, सरफेस के ऊपर रिजाइड करेंगे और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये जो हमने आउटवर्ड r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पे जो सरफेस लिया, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। बाहर की तरफ जो सरफेस एज्यूम की गई इसे हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। तो अब हम बाहर आउटसाइड के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। व्हेन पॉइंट P lies outside the spherical cell, case first, when point P lies outside the spherical cell, जब पॉइंट P कहां लाई कर रहा है, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना होगा ये पहले फाइंड आउट करते हैं। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, जो आउटसाइड हमने गॉसियन सरफेस लिया है, ये जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, इस गॉसियन सरफेस से होकर के टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, E इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और इस गॉसियन सरफेस की सरफेस एरिया, और गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है और स्फीयर की सरफेस एरिया होती है 4πr²। तो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी E इनटू 4πr²। अब फ्रॉम गॉस लॉ से हमें पता है फ्लक्स फाई इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स फाई की वैल्यू होती है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस फ्लक्स की वैल्यू यहां डाल देते हैं फाई की प्लेस पे, तो E इनटू 4πr² इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से E की वैल्यू निकाल लेंगे, E इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट
and Q by R square. ये 4 pi epsilon naught नीचे आ जाएगा. So outside that sphere R पॉइंट पे, P पॉइंट पे, जो कि स्फेरिकल सेल के आउटवर्ड है, किसी भी पॉइंट पे, स्फेरिकल सेल के बाहर किसी भी पॉइंट पे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 1/4 pi epsilon naught Q by R square. ये जो हमने केस लिया, ये केस क्या था? R is greater than R. यानी ये जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू कैपिटल R से ग्रेटर है. तो ये आउटसाइड हमने देख लिया. स्फेरिकल सेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा 1/4 pi epsilon naught Q by R square. अब बात करते हैं when point lies on P, when point P lies on the spherical cell. अब दूसरा केस ले लेते हैं. ये पॉइंट P जो था अब इस सेल के ऊपर लाई कर गया. अब ये पॉइंट P आ गया. When point P is to when point P lies on the spherical cell. अब सेकेंड केस में P पॉइंट स्फेरिकल सेल के ऊपर आ गया. तो अब यहाँ पे भी वही गॉस थ्योरम लगा देते हैं. यहाँ पे भी फ्लक्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू E इनटू एरिया. अब इसकी एरिया हमें लेनी पड़ेगी. तो स्फेरिकल सेल की एरिया क्या होगी? 4 पाई r स्क्वायर. ये स्फीयर है 4 पाई r स्क्वायर. लेकिन सेल के ऊपर पॉइंट है तो हमें स्मॉल r नहीं लेकर के क्या लेंगे? कैपिटल R लेंगे. और गॉस लॉ से फ्रॉम गॉस लॉ फ्लक्स फाई इक्वल्स टू Q by epsilon naught और फ्लक्स की वैल्यू डाल दो तो E into 4 pi R स्क्वायर इक्वल्स टू Q by epsilon naught और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1/4 pi epsilon naught Q by कैपिटल R स्क्वायर. तो ये जो केस हमने लिया यहाँ पे क्या है? स्मॉल r किसके इक्वल है? कैपिटल R के इक्वल. फर्स्ट केस क्या था? स्मॉल r इज ग्रेटर देन R. सेकंड केस में क्या है? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या एज्यूम किया था? सिग्मा एज्यूम किया था. स्फेरिकल सेल के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A और यहां से Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो Q इक्वल्स टू सिग्मा इनटू A. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A और Q इक्वल्स टू सिग्मा इनटू A और A का मतलब क्या? एरिया. और एरिया किसकी? स्फेरिकल सेल की. तो स्फेरिकल सेल की एरिया होती है कर्व सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर. अब इस Q की प्लेस पे ये वैल्यू डाल देते हैं. तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस Q को हम लिख सकते हैं सिग्मा इनटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी एक्सप्रेशन आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. कहां पे? सरफेस के ऊपर. R इक्वल्स टू R के ऊपर. तो ये एक्सप्रेशन किसके टर्म में आया? सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आया. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये किसके टर्म में आया? डिस्टेंस के टर्म में आया और चार्ज के टर्म में आया. यहाँ पे ना तो डिस्टेंस है ना तो चार्ज की वैल्यू है. सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब हम बात करते हैं व्हेन पॉइंट P lies inside the spherical cell. केस 3. थर्ड केस
point P lies inside the spherical cell. अब पॉइंट P जो था वो इस सेल के अंदर है, लाई कर गया। तो अब P पॉइंट के अंदर लाई कर रहा है तो एक गॉसियन सरफेस अंदर एज्यूम करना पड़ेगा। हमने एक गॉसियन सरफेस ले ली इनसाइड, और इस गॉसियन सरफेस के ऊपर अब हमने एक पॉइंट P ले लिया, और इस पॉइंट P की डिस्टेंस हमने स्मॉल r ले ली। अब क्या हुआ, स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से लेस है, और हमें ये पता है कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अगर ये बात की जाए कि इस गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, जब P पॉइंट इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर है, पॉइंट P कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर हम लेते हैं तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज्ड हो रहा है, तो हमें पता है कि ये स्फीयर कौन सा है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज कहां सिचुएटेड होते हैं, सरफेस के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, और चार्ज की भी वैल्यू 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तभी 0 होती है क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं होता, सारे चार्ज सरफेस पे सिचुएटेड होते हैं। तो P पॉइंट कहां है, कंडक्टर के इनसाइड है, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज सरफेस के ऊपर सिचुएट करते हैं। अब बात करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स फाई इक्वल्स टू Q by epsilon naught, गॉस लॉ से फ्लक्स फाई इक्वल्स टू Q by epsilon naught, और फ्लक्स फाई की वैल्यू डाल देते हैं, तो फ्लक्स फाई की वैल्यू E into 4 पाई, और ये डिस्टेंस हमने स्मॉल r लिया है, तो सरफेस एरिया इस गॉसियन सरफेस की सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू यहां डाल दी E into a इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन Q की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, और E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर भी 0 के नीचे आकर के 0 बन जाएगा। तो इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। यहां से ये भी प्रूफ हो गया कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 वैल्यू 0 क्यों होती है, क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर 0 होता है। चार्ज 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, क्योंकि गॉस लॉ से फ्लक्स फाई प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू हमने डाल दी E into 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन चार्ज 0 है तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा टर्म 0 हो गया, और 4 पाई r स्क्वायर को 0 के नीचे लाएंगे तो E की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो चार्ज इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर is 0 and electric field inside the conducting sphere is also 0. अब इसका ग्राफ देखेंगे, तीनों केस जो हमने डिस्कस की उसका हम ग्राफ देखेंगे। कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेकन ऑन y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस का लॉग इलेक्ट्रिक फील्ड, और r लेते हैं x एक्सिस पे, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस,
y एक्सिस x एक्सिस। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेंटर यानी इनसाइड ये डिस्टेंस कितनी थी, स्फेरिकल सेल की रेडियस थी r, यानी यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। और सरफेस के ऊपर हमने सेकंड केस देखा था, q बाय r स्क्वायर 1/4π0 q बाय r स्क्वायर। इस सरफेस के ऊपर यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, इस r की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे स्मॉल r, इसकी वैल्यू r से ग्रेटर थी, तो ये वैल्यू अगर ग्रेटर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे r स्मॉल r से छोटा है, तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, ई मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एट द सरफेस। तो अगर सरफेस पे मैक्सिमम है तो सरफेस के इनसाइड कितना है, तो वो हमने देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पे मैक्सिमम है। अब सरफेस के बाहर क्या है, तो पहला केस देख लो, सरफेस के बाहर जैसे जैसे r इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब E किसके प्रोपोर्शनल हुआ, 1/4π0 q भी कांस्टेंट, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ इस तरह से आएगा, यानी जैसे जैसे हम डिस्टेंस से सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इस तरह से ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया, इसमें हमने देखा कि 0 से r इक्वल्स टू 0 से लेकर के r तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, और r इक्वल्स टू r पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, और r इज ग्रेटर देन r पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होनी से शुरू होगी और मिनिमम की तरफ जाना शुरू होगी। अब देखेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज
इंसुलेटिंग स्फीयर। अभी हमने कंडक्टिंग स्फीयर देखा था, अब जस्ट उसका अपोजिट देख रहे हैं, इंसुलेटिंग स्फीयर। इंसुलेटिंग स्फीयर का मतलब नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। इंसुलेटिंग स्फीयर मतलब नॉन कंडक्टिंग। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड भी चार्ज रिजाइड करेगा। तो हमने एक नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग स्फीयर लिया, सेंटर O एंड रेडियस R, इंसुलेटिंग स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग। अब ये इंसुलेटिंग होने के कारण चार्ज जो है वो इनसाइड में रिजाइड करेंगे, इस पूरे सरफेस के ऊपर इनसाइड भी चार्ज होंगे और सरफेस के ऊपर भी चार्ज होंगे। ये सेंटर, अब यहां भी हम तीन केस लेंगे। एक तो इस इंसुलेटिंग स्फीयर के आउटसाइड देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इंसुलेटिंग स्फीयर के सरफेस पे देखेंगे और इनसाइड देखेंगे। फिर आउटसाइड देखने के लिए गॉसियन सरफेस ले लेंगे, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली जाएगी आउटसाइड देखने के लिए। हमने गॉसियन सरफेस लिया और इस गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट P कंसीडर कर ली, और ये पॉइंट P की डिस्टेंस सेंटर से R है। सबसे पहले P पॉइंट जो कि आउटसाइड द स्फीयर है, अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड। केस फर्स्ट लेते हैं, व्हेन पॉइंट P lies outside the sphere। केस फर्स्ट, when point P lies outside the sphere। जब पॉइंट P स्फीयर के बाहर है, तो अब यहां पे हम ये देख लेंगे कि अब ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। इंसुलेटिंग स्फीयर कैसा हुआ, सॉलिड हुआ। तो सॉलिड में सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पे क्या ली जाएगी, रो नहीं लेकर के सिग्मा लेंगे, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, थ्री डायमेंशनल। तो सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां पे ली जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर में सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं, क्योंकि चार्ज केवल सरफेस पे रिजाइड करते हैं, इसीलिए वहां सरफेस एरिया निकाली जाती है। जबकि इंसुलेटिंग स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के पूरे होल बॉडी और सरफेस पे चार्ज रिजाइड होते हैं, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर इनसाइड भी चार्ज कंटेन होते हैं। तो यहां से हम चार्ज की वैल्यू सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय V, सॉरी रो इक्वल्स टू Q बाय V, और यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी रो इनटू V। चार्ज की वैल्यू Q इक्वल्स टू रो इनटू V, और V क्या है, वॉल्यूम है। तो इस पूरे कंडक्टिंग स्फीयर की वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम, क्योंकि इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा रो है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इसकी वॉल्यूम होगी 4/3 पाई r क्यूब। इसकी रेडियस कैपिटल R है, और चार्ज, टोटल चार्ज कंटेंट बाय द कंडक्टर, बाय द इंसुलेटिंग स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब रो। अब हम बात करते हैं फ्लक्स की। तो फ्लक्स पाई E इक्वल्स टू होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। फ्लक्स होता है E इनटू A और एरिया का मतलब सरफेस एरिया। अब हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है, इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स एनक्लोज होगा, यहां लिख लो फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। Flux enclosed by Gaussian surface pi equals to E into A equals to E into area की प्लेस पे Gaussian surface की सरफेस एरिया लेंगे और सरफेस एरिया 4 pi r स्क्वायर होता है। r यहाँ पे डिस्टेंस है जो कि हमने स्मॉल r लिया है, तो फ्लक्स पाई की वैल्यू हो गई E into 4 pi r स्क्वायर। और गॉस लॉ से, फ्रॉम गॉस लॉ, from Gauss law, flux phi equals to q by epsilon naught। flux phi की वैल्यू डाल दो तो E into 4 pi r square equals to q by epsilon naught। E into 4 pi r square equals to q by epsilon naught और यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी E equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, इसका भी वैल्यू वही होगा जो कंडक्टिंग स्फीयर में हमने देखा था। कंडक्टिंग के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर यही आया था और नॉन कंडक्टिंग में भी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। अब बात करते हैं व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फीयर। अब इस कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर सेकंड केस, Case 2, when point P lies on the sphere। जब पॉइंट P स्फीयर के ऊपर है तो अब हमने इस पॉइंट को स्फीयर के ऊपर ले लेते हैं। इस पॉइंट को आउटसाइड हमने फाइंड आउट कर ली, अब अपन स्फीयर के ऊपर लेते हैं। तो स्फीयर के ऊपर ये P पॉइंट ले लिया, अब सेंटर से इसकी डिस्टेंस r है और कैपिटल R और स्मॉल r दोनों इक्वल है, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा E into 4 pi r स्क्वायर। अब स्मॉल r की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा, इक्वल्स टू q by epsilon naught और E की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1 by 4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ये भी जो कंडक्टिंग के अंदर था ऑन द सरफेस पे 1/4 pi epsilon naught q by कैपिटल R का स्क्वायर, जो कंडक्टिंग के ऊपर था वही इंसुलेटिंग के ऊपर भी है, E equals to 1/4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इनसाइड, when point P lies inside the sphere। Case 3, when point P lies inside the sphere। अब ये सरफेस के ऊपर पॉइंट हटा दिया हमने और इनसाइड हमने कोई, अब इनसाइड के लिए हमें क्या करना होगा, गॉसियन सरफेस अंदर की तरफ एज्यूम करना होगा। अब इनसाइड हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली, ये ले ली गॉसियन सरफेस इनसाइड द स्फीयर और इसके ऊपर कोई पॉइंट ले ली और इस पॉइंट की डिस्टेंस अब हमने स्मॉल r ले ली। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस गॉसियन सरफेस के ऊपर चार्ज कितना इंक्लोज है। कंडक्टिंग में तो चार्ज इंक्लोज ऑन द गॉसियन सरफेस 0 था, क्यों, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज था ही नहीं, लेकिन यहाँ तो नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी चार्ज है, इसीलिए अब हम निकालेंगे इनसाइड चार्ज enclosed by the Gaussian surface। Charge enclosed by the Gaussian surface when point P lies inside the sphere,
the charge enclosed by the Gaussian surface. Charge enclosed by the Gaussian surface. अब यहाँ पे जो Gaussian surface के ऊपर यहाँ हमने चार्ज क्यों लिया था? इनसाइड चार्ज को हमने q डैश एज्यूम कर लिया। इनसाइड जो हमने Gaussian surface लिया है उसके ऊपर हमने सपोज कर लिया q डैश। तो चार्ज इनक्लोज्ड q डैश इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, q इक्वल्स टू रो इनटू v। तो q डैश इक्वल्स टू रो इनटू v। अब वॉल्यूम किसकी होगी? जब चार्ज कंटेंट इनसाइड अपन अंदर वाले स्फीयर के ऊपर गॉसियन सरफेस के ऊपर चार्ज कंटेंट ले रहे हैं तो वॉल्यूम भी अपन अंदर वाले जो गॉसियन सरफेस है उसकी लेंगे। तो अंदर वाले गॉसियन सरफेस की वॉल्यूम जब लेंगे तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब नहीं होकर के स्मॉल r क्यूब होगा। तो यही फॉर्मूला लग रहा है Q इक्वल्स टू सिग्मा इनटू V। तो V की वैल्यू हो गई 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ तो हमने कैपिटल R लिया था क्योंकि चार्ज कंटेंट होल पे हम देख रहे थे, इस स्फेरिकल सेल के ऊपर देख रहे थे। यहाँ इनसाइड जो गॉसियन सरफेस है वो कितना चार्ज कंटेंट कर रहा है, तो हमने वॉल्यूम भी किसकी ली? गॉसियन सरफेस की ली और ये हमने लगा दिया रो। तो q डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो। अब यहां से हम देखते हैं यहां से रो की वैल्यू यहां से कितनी होगी? तो यहां से रो की वैल्यू होगी q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। q इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब है, यहां से हमने रो की वैल्यू ले ली q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। और इस रो की जगह पे हम ये वैल्यू को डाल देते हैं क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एवरीवेयर रिमेन सेम। तो ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब इनटू इसकी प्लेस पे रो की प्लेस पे ये वैल्यू डाल रहे हैं। तो q अपॉन 4/3 पाई और कैपिटल R क्यूब, ये बन जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, यहां से 3 ऊपर चला जाएगा इनटू 3q अपॉन 4 पाई R क्यूब। अब आप देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और हमारे पास q डैश की वैल्यू आ गई q इनटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये वैल्यू किसकी आ गई? q डैश की आ गई, यानी चार्ज कंटेंट ऑन द गॉसियन सरफेस q स्मॉल q इनटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। चार्ज एनक्लोज्ड ऑन द गॉसियन सरफेस q डैश की वैल्यू आ गई। अब हम गॉस थ्योरम को लगाते हैं और यहाँ जो चार्ज था इस गॉसियन सरफेस के ऊपर चार्ज था उसे हमने q डैश से रिप्रेजेंट किया है। अब अपन गॉस थ्योरम को यूज करते हैं फ्रॉम गॉस लॉ। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू होता है q बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स फाई इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इनटू एरिया हो गया 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इनसाइड हम देख रहे हैं तो एरिया किसकी लेंगे? गॉसियन सरफेस की एरिया लेंगे E इनटू 4 पाई r स्क्वायर और q डैश। अब यहाँ पे q डैश यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने चार्ज कंटेंट कितना लगा दिया है? लिया है चार्ज कंटेंट। तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट एज इट इज और इस q डैश की वैल्यू ये डाल देंगे तो q इनटू r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये आ गया E इनटू 4 पाई r स्क्वायर प्लस फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और q डैश की वैल्यू हमने ये डाल दी जो हमने फाइंड आउट करी थी। अब यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो E इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो q r क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू r क्यूब। ये r स्क्वायर से कैंसिल होकर के r बच गया
So Q R upon 4 pi epsilon naught R Q. ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू Q into R upon 4 pi epsilon naught capital R Q. So inside the spherical insulating sphere, the electric field की वैल्यू आ गई QR upon 4 pi epsilon naught capital R Q। अब हम अगर यहाँ पे Q की वैल्यू डाल दें, जो कि हमने निकाली थी Q की वैल्यू 4 upon 3 pi R cube into रो। तो अगर यहाँ पे Q की वैल्यू हम डालते हैं तो E equals to R upon 4 pi epsilon naught कैपिटल R cube into Q, और Q की जगह पे लिख रहे हैं 4/3 pi R cube into रो। अब यहां से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हुआ, और ये रिजल्ट आ गया E इक्वल्स टू एप्सिलॉन r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। r इक्वल्स टू रो इनटू r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो इनटू r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये वही वैल्यू आ गई, ये किसके टर्म में आ गई? ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, दोनों इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ये किसके टर्म में आया? चार्ज के टर्म में आया, रेडियस के टर्म में आया, और कैपिटल आर के टर्म में आया। तो न्यूमेरिकल करते वक्त अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमें रेडियस गिवन है, चार्ज गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब देखेंगे इसका ग्राफ। अब ये जो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट की, इनका ग्राफ देखो। ये y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस r। अब हम ये देख रहे हैं ये जीरो नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग स्फीयर का ये सेंटर था, तो सेंटर से लेकर के r डिस्टेंस तक, r डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ द इंसुलेटिंग स्फीयर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, यानी इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यानी R तक, यानी इंसुलेटिंग स्फीयर का जो सरफेस है जीरो से लेकर के R रेडियस तक, E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ तक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ये r डिस्टेंस आ गया रेडियस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। और जैसे फिर हम सरफेस से दूर जाएंगे, यहाँ पे सरफेस से दूर जाएंगे, यानी पहला केस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड q आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सरफेस के ऊपर मैक्सिमम, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, एंड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। एक बार अपना अटेंडेंस बताना। कामाख्या है क्या? कामाख्या है क्या? हर्षिता?
हर्षिता है क्या? यानी आउट हुआ है, कामाख्या आउट हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक खत्म हुआ। मैंने आज आपके ग्रुप में देखिएगा न्यूमेरिकल्स डाल रखे हैं, लेकिन सबसे पहले जो पहले सीट हमने डाला था, दूसरा नंबर का सीट, उसके डाउट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर सीट डिस्कस करेंगे, फिर चौथे नंबर सीट को डिस्कस करेंगे। ये पूरे सीट कंप्लीट होने के बाद फिर थ्योरी पार्ट चलेंगे। ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड तक का। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले सारे न्यूमेरिकल्स जितने सीट हमने डाल रखे हैं उनके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। हो गई आज की क्लास, आज और बाकी क्लास नहीं होगी।